दोस्तों साथियों नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री राजेश ढांडा जी, जो वर्तमान में कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी रक्षा लेखा विभाग में कार्यरत हैं और पूर्व में भी सहायक प्रबंधक राजभाषा के पद पर कार्य कर चुके हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर, हिंदी के संबंध में जो रोजगार को लेकर के बहुत सारी समस्याएं भ्रांतियां होती हैं, आप उसको किस रूप में देखते हैं और क्या इसकी संभावना है? जिस पद पर आप कार्य कर रहे हैं, तो हिंदी को लेकर के क्या क्या संभावना है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका मुझे ये मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और हिंदी की जब हम बात करते हैं तो मैंने एमफिल करी थी 2009 में। उस समय जब ये देखता था तो लगता था कि सिर्फ परंपरागत रूप से हिंदी में रोजगार अर्जित किया जा सकता है, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जाया जा सकता है। लेकिन अनुवाद की संभावनाएं उस समय भी थी, अनुवाद की संभावनाएं आज भी हिंदी में बहुत हैं। और जो ये बात है कि राजभाषा अधिकारी की या कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के या सहायक प्रबंधक राजभाषा के लिए, तो ये एक अलग तरीके की फील्ड है जिसमें आपको राजभाषा से जुड़े गए जो सरकार की नीतियां हैं उनको लागू करवाना होता है सरकारी कार्यालयों में। अब इसमें जो सरकारी महकमों में जो भर्ती निकलती है, एसएससी के द्वारा निकलती है कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के रूप में, उसका एसएससी एक पेपर लेती है। बैंक में भी इसी तरीके का एक पद होता है जिसे सहायक प्रबंधक राजभाषा बोलते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पद होता है ये। और प्रोबेशनर ऑफिसर्स जैसे होते हैं वैसे ही स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी अपना करियर शुरू करता है, ऑफिसर पोस्ट से शुरू करता है। तो इनके लिए आपको मास्टर्स चाहिए हिंदी में, हिंदी या इंग्लिश में से एक भाषा में आपको ग्रेजुएशन होना है और पोस्ट ग्रेजुएशन होना है। और एसएससी की बात करें तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी, 1 साल का डिप्लोमा भी एसएससी मांगती है। तो ये सब जब शैक्षिक पात्रता होगी तब आप इन चीज़ों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही साधारण से एग्जाम होते हैं जो आजकल सभी परीक्षाओं में होते हैं, नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सर आपने खैर ये अच्छे से बताया कि आज के परिवेश को देखते हुए हिंदी को लेकर के न केवल अध्यापन और शिक्षण से इतर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। बिल्कुल। इसके अलावा सर आपने तमिलनाडु में भी सहायक प्रबंधक राजभाषा के पद पर कार्य किया है, तो वहाँ का अनुभव और चुनौतियां वहाँ कुछ रही, उसके बारे में कुछ जरा बताइए। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को मौका मिला और जब मैंने नौकरी की शुरुआत की तो मैंने इंडियन ओवरसीज बैंक से की और मेरी पोस्टिंग तमिलनाडु में भी मदुरई में थी जी, जो एक तरीके से जिसे कहना चाहिए कि तमिलनाडु के इंटीरियर में, क्योंकि तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोग चेन्नई से आगे की बात नहीं करते। तो मैं मदुरई के अनुभव से आपको बता सकता हूँ और मुझे मौका मिला बहुत सारी जगह, जो मदुरई के आसपास की बहुत सारी जगह घूमने का भी। तो मैं तिरुनेलवेली था, मैं तुत्तुकुड़ी में घुमा हूँ और कारीकुड़ी में, डिंडिगल में। तो मैं अपने अनुभव से ये जरूर कह सकता हूँ कि भले ही सरकारों के एक सरकारों का जो एक तरीके से कहना चाहिए एक पॉलिटिकल एक स्टेटमेंट बन गया हिंदी का विरोध करना, वो उन सब चीजों को दरकिनार करते हुए लोग वहां पे हिंदी सीखना चाहते हैं। और मैं कह रहा हूँ सिर्फ चेन्नई में नहीं, आप जब डीप तमिलनाडु में जाएंगे तब भी मैंने ऐसे ऐसे बोर्ड लगे हुए देखे हैं, ऐसे पोस्टर लगे हुए देखे हैं जिनमें लिखा था लर्न हिंदी इन 30 डेज। तो ऐसी क्या जरूरतें हैं कि उनको हिंदी सीखनी पड़ रही है? वो ये जरूरतें हैं कि जैसे ही वो तमिलनाडु से बाहर कदम निकालते हैं तो उनको मलयाली भी मिलता है, उनको एक कन्नड़ व्यक्ति भी मिलता है, उनको एक तेलुगु व्यक्ति भी मिलता है। और वो तीनों चारों लोग जो हंसी मजाक कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, वो हिंदी में कर रहे हैं। हिंदी संपर्क की भाषा है, हिंदी एक जन संपर्क की भाषा है। वहां वो तमिलनाडु का जो व्यक्ति है वो अपने आप को थोड़ा सा एक अलग महसूस करता है, अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि रोजगार के लिए आपको वहां से बाहर निकलना पड़ेगा, तमिलनाडु से बाहर निकलना पड़ेगा। और तमिलनाडु आर्थिक रूप से बहुत संपन्न प्रदेश है। बहुत सारे तमिलनाडु में जो यंगस्टर्स हैं वो फॉरेन में नौकरियां कर रहे हैं, सब कुछ है, उनके माता पिता वहां पे जाते हैं। आपको बड़ी हैरानी की बात बताता हूँ,
एक बार तो मेरे को एक मेरे साथी ने बोला, जिनका रिटायरमेंट होने वाला था, मैं बैंक में नौकरी करता था और वहाँ हम पढ़ाते थे, जी हिंदी सिखाई भी जाती है वहाँ पे। जी जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को आप हिंदी सिखा दीजिए, मेरे को बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने कहा, सर आपकी 1 डेढ़ साल की नौकरी रह गई है, आप हिंदी सीखेंगे, क्यों सीखना चाहते हैं आप हिंदी? अब उनका उत्तर सुनिए। उन्होंने कहा, जब मैं अमेरिका जाता हूँ बेटे के पास, तो सब लोग भारतीय, जो हमारा क्लब बना हुआ है जी। उसमें सब लोग हिंदी में बात करते हैं और मैं बड़ा ऑकवर्ड फील करता हूँ। तो ये जमीनी हकीकत है, हमें इसको समझना पड़ेगा। और जो भी वहां पे नीति निर्धारक लोग हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है कि जमीन से जुड़ के जब वो चीजों को समझेंगे, तब वो भाषा की, वो जो जनसंपर्क की भाषा वहां तक नहीं पहुंच रही है, उसके लिए वो जो परेशानियां उठा रहे हैं, तो वो उसको सही दिशा में एक अच्छे निर्णय ले सकेंगे, वहां तक भाषा पहुंचे। ये तो बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। जैसे माना जाता है कि विश्व में संपर्क की जो भाषा है वो अंग्रेजी है, लेकिन भारत में निश्चित रूप से अगर संपर्क की भाषा है तो वो हिंदी है। और जब हम यहाँ से बाहर विदेशों में जाते हैं तो सब भारतीय जो हिंदी में संवाद करते हैं, तो निश्चित रूप से हिंदी वैश्विक भाषा धीरे धीरे बनेगी और बन रही है। तो सर, आपने पूर्व में सहायक प्रबंधक राजभाषा के पद पर भी कार्य किया है, वर्तमान में आप जो है कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद पर भी कार्यरत है। इन पदों पर कार्य जो है किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। देखिए, बेसिकली क्या है कि चाहे बैंक में हम लोग सहायक प्रबंधक राजभाषा के रूप में कार्य करें, या हम कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी या सहायक निदेशक राजभाषा के रूप में भी कार्य करें, प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता। जो बेसिक वर्क प्रोफाइल है, बेसिक वर्क प्रोफाइल यही रहती है कि भारत सरकार के राजभाषा को लेकर किस तरीके से कार्यालयों में काम होना है, भाषा को लेकर उसकी क्या नीति रहेगी, उसमें बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश हैं। तो भारत सरकार ने उन दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए, उनको क्रियान्वित करवाने के लिए हम लोगों को अपॉइंट किया हुआ है। तो चाहे हम बैंक में हो, चाहे हम किसी और कार्यालय में हो, किसी और विभाग में हो, सरकारी विभाग में हो, हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि जो काम हो रहा है वो हिंदी में है। एक बेसिक अंडरलाइनिंग जो बात है वो ये है कि जो काम हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में हो। कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत सरकार ने चिन्हित की गई हैं, 14 दस्तावेज हैं जो द्विभाषी रूप में होने चाहिए, तो उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं कि वो द्विभाषी रूप में जारी किए जाए। लेकिन बाय एंड लार्ज काम द्विभाषी रूप में जो जारी किया जाता है वो भी एक चरण है कि वो भविष्य में कभी हो सकता है, जब स्थितियां बहुत फेवरेबल होंगी तो वो हिंदी में हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि भारत सरकार इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जोर भी दे रही है, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और बहुत सारी तमाम नए नए इसमें चीज़ें हो रही हैं। राजभाषा सम्मेलन हुए, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पे बहुत अच्छे अच्छे बहुत बड़े स्तर पे, बहुत ग्रांड स्केल पे राजभाषा सम्मेलन कराए जा रहे हैं। आपको एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि अभी भारत सरकार ने जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनको भारतीय भाषाओं में जो माध्यम के रूप में, जी, मातृभाषा, मातृभाषा जो भारतीय भाषाएं हैं उनको माध्यम भाषा के रूप में वो प्रतियोगी परीक्षाएं हो सके, तो इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। अभी अभी ये अनाउंसमेंट किया गया कि जो राजभाषा विभाग है जो गृह मंत्रालय के अधीन है, उसका नाम बदल के भारतीय भाषा विभाग। हाँ, तो ये बड़ा एक अपने आप में जिसे कहना चाहिए एक अनूठी परिकल्पना है जो अभी तक तो हमने कम से कम इस बारे में नहीं सोचा था। तो सरकार चाह रही है कि ऐसे लोग आए जो बंगाली से तमिल में अनुवाद कर सके, ऐसे लोग आए जो तमिल से हिंदी में अनुवाद कर सके, ऐसे लोग आए जो तेलुगु से गुजराती में अनुवाद कर सके। तो इस तरीके से जो भारत का साहित्य है जो विभिन्न भाषाओं में कहीं बिखरा पड़ा है, वो सब अनुवाद के माध्यम से सामने आए। तो बेसिकली जो ऑफिसेज में काम है वो सिर्फ इतना ही है कि हम उनको लोगों को मोटिवेट करते हैं। अगर वो हिंदी में काम करने में किसी भी तरीके से असक्षम हैं, वो कंप्यूटर पे कार्य करना नहीं जानते,
आजकल ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नया जो स्टाफ आ रहा है वो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ है। तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होने के नाते वो कहते हैं जिंदगी भर तो हमने इंग्लिश पढ़ी है, बाबा हिंदी। तो हम उन्हें धीरे धीरे मोटिवेट भी करते हैं, उन्हें पहले बुनियादी हिंदी सिखाते हैं, फिर उनको धीरे धीरे वो यूज्ड टू हो जाते हैं हिंदी में काम करने में। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारियां साझा की, और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है वो मातृभाषा को लेकर के, राजभाषा को लेकर के सजग दिखाई देती है। बिल्कुल त्रिभाषी सूत्र की भी बात चल रही है, और निश्चित रूप से अलग अलग भाषाओं के लोग यहाँ रहते हैं तो एक दूसरे की भाषा जितना समझ सकते हैं वो एक अच्छी बात है। अंत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप दोनों पदों पर जैसे कार्यरत रहे हैं, तो इन पदों पर जो कार्य करते हुए क्या क्या चुनौतियां आती हैं? जैसे आपने कहा कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे आते हैं, फिर अलग अलग हिंदी भाषा से इतर राज्यों में भी कार्य करना होता है, तो क्या चुनौतियां रही, एक बार वो जरा बताइए। देखिए, इसमें जैसे कि मैंने बताया कि एक तो ये हो गया कि अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ के बहुत से बच्चे आ रहे हैं। दूसरा ये है कि अधिकारियों को भी, जो अधिकारीगण हैं वो भी बहुत से ऐसे होते हैं कि वो अंग्रेजी माध्यम से होते हैं, फिर उनको इन चीज़ों के लिए कन्विंस करना कि हमें राजभाषा में काम करना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, लेकिन आजकल इस परिदृश्य में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से चीजें हो रही हैं, तो हम लोगों को उतना जोर नहीं लगाना पड़ता। इसके अलावा इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, जो हमारे जिसे कहना चाहिए काम का जो पीक पॉइंट आता है, वो आता है जब संसदीय समिति का निरीक्षण होता है। जी, मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि संसदीय समिति होती है जिसमें 20 सदस्य होते हैं लोकसभा के और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, और ये 3 उपसमितियों में विभाजित होती है। तो 10-10 सांसद 3 उपसमितियों में होते हैं, और हर एक उपसमिति के पास कुछ विभाग होते हैं। तो ये उपसमितियां जो होती हैं ये राजभाषा से जुड़े हुए कार्यों का निरीक्षण करती हैं। इनके जो निरीक्षण का दायरा है वो बहुत बड़ा है, वो किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण कर सकती हैं। तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि जब निरीक्षण के लिए हम हर समय तैयार रहें। जो कार्य किए जाने हैं राजभाषा को लेकर, चाहे वो व्यक्तिश आदेश की बात हो, चाहे वो जांच बिंदु आदेश की बात हो, चाहे वो पत्राचार को इम्प्रूव करने की बात हो, कंप्यूटर पे कार्य करने की बात हो, कार्मिकों को हिंदी में प्रशिक्षित करने की या शिक्षित करने की बात हो, तो वो जो कार्य किए जाने हैं वो कंटिन्यूटी में ऑफिस में रहें, जिससे किसी भी मोमेंट पे अगर निरीक्षण आए तो उसको अच्छी तरीके से ऑफिस वहां पे ये बता सके कि हम जो कार्य किए जाने हैं वो गंभीरता पूर्वक और पूरी तल्लीनता के साथ वो सभी कार्य हिंदी में किए जा रहे हैं। एक बहुत ही व्यापक और विस्तृत प्रश्नावली इसके लिए वो लोग हमको देते हैं, जो 35-40 पेज की होती है, वो हम लोगों को भरनी होती है। वो हम वहाँ पर जमा कराते हैं राजभाषा विभाग में, और फिर वो जो फाइनल जिस दिन निरीक्षण होता है वो निरीक्षण करने के लिए कार्यालय में नहीं आते जी, तो कार्यालय को एक तरीके से उनके पास जाना होता है, माननीय सांसदों के पास, और वहां पर वो उस निरीक्षण प्रश्नावली के आधार पर और वो निरीक्षण प्रश्नावली की खूबसूरती ये कि उसमें इतने क्रॉस लिंकिंग है कि अगर आपने कोई भी डाटा ऊपर नीचे भरा तो वो तुरंत दूसरी जगह भी रिफ्लेक्ट होता है। तो उसको बहुत सावधानी से और अपनी रिपोर्ट्स जो तिमाही प्रगति रिपोर्ट है उनके साथ वो साथ रख के भरना होता है। और ये बड़ा एक व्यापक विषय है कि उसको किस तरीके से भरा जाए और कैसे कार्य किए जाएं, और ये कैसे समझा जाए कि हम निरीक्षण के लिए हर समय तैयार रहें और अच्छा कार्य करें हिंदी में। जी। सिर्फ दिखाने के लिए कोई कार्य हिंदी में नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें हिंदी के लिए कोई कार्य नहीं करना, हमें हिंदी में कार्य करना है। जी। तो हम कोई एक्स्ट्रा पत्र ना लिखें कि हम हिंदी का पत्राचार बढ़ाने के लिए पत्र लिख रहे हैं, लेकिन हमें एक आदत बनानी है, अपना स्वभाव बनाना है कि हम हिंदी में सब कार्य करते हैं, अधिक से अधिक कार्य हम हिंदी में करें। और ये बड़ा एक व्यापक और जटिल विषय है, कभी फिर मौका मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी। तो दोस्तों, साथियों, संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और निश्चित रूप से ये अलग तरह की जानकारी थी हिंदी भाषा को लेकर के, उसमें रोजगार की संभावना को लेकर के,
ये निश्चित रूप से आप सब लोगों के लिए लाभकारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।